आज का दिन सियासी रूप से काफ़ी बड़ा दिन माना जाएगा। हलचल काफ़ी तेज है इस वक्त, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन भर दिया है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अंतिम समय में राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अमेठी से बात चल रही थी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेठी को छोड़ दिया राहुल गांधी ने और रायबरेली को चुन लिया। क्या है इसके पीछे की वजह, ये पता करेंगे। और रायबरेली का क्या रिश्ता है गांधी परिवार से और क्यों रायबरेली गढ़ है गांधी परिवार की। 1952 का पहला जो आम चुनाव था उसमें फिरोज खान गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था। तब रायबरेली और प्रतापगढ़ एक सीट हुआ करती थी। 1957 के आम चुनाव में रायबरेली सीट बनी और यहां से भी फिरोज खान गांधी ने चुनाव लड़ा और सांसद बनी, यानी कि फिरोज खान गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक। इसके बीच में कई लोग आए और चले गए। तो ये रायबरेली का एक इतिहास है, कैसे ये गांधी परिवार का एक गढ़ है और गांधी परिवार से क्या रिश्ता है रायबरेली का, और रायबरेली के अंदर क्यों फिरोज खान गांधी के साथ जीजा जैसा सत्कार होता था या उनका मान सम्मान एक दामाद जैसा वहां हुआ करता था। फिरोज खान गांधी यानी कि इंदिरा गांधी के पति, पत्रकार से नेता बने फिरोज खान गांधी, जो सदन में नेहरू की आलोचना के लिए जाने जाते थे, वही फिरोज खान गांधी यहां से पहली बार चुनाव लड़कर पहुंचे थे। इंदिरा गांधी जो राज्यसभा सांसद रही और जब प्रधानमंत्री भी बनी तब भी राज्यसभा सांसद थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति का आगाज किया तो उन्होंने रायबरेली से ही चुनाव लड़ा और रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जो है सदन में पहुंची। तो आखिरकार रायबरेली का जो अस्तित्व कैसे हुआ, वैसे तो जैसे मैंने बताया आपको पहले प्रतापगढ़ के साथ में थी। तो 1960 में जब फिरोज खान गांधी का निधन हुआ और यहां से जब उपचुनाव हुए तो यहां से किसी भी पारिवारिक सदस्य ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा। 1962 में कांग्रेस की तरफ से बैजनाथ कुरीन ने जनसंघ प्रत्याशी तारावती को हराया था। तो यहां तक भी जो है फिरोज खान के जाने के बाद गांधी परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा। तो 1964 में इंदिरा गांधी जब राज्यसभा पहुंच गई, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, और 1967 तक राज्यसभा सांसद रही, 64 से लेकर 67 तक। 1966 में जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी 1966 में, जबकि राज्यसभा सांसद थी, मैं आपको बता रहा हूं। 1967 में इंदिरा ने रायबरेली सीट से चुनावी राजनीति में कदम रखा 1967 में। फिरोज खान गांधी का 1960 में निधन हुआ था, उसके 7 साल बाद इंदिरा रायबरेली पहुंची, यानी कि पति की मृत्यु के बाद। तो पति के बाद जो है रायबरेली से जिसने चुनाव लड़ा गांधी परिवार से, वो थी इंदिरा गांधी 1967 में, और यहां से उन्होंने जीत हासिल की और निर्दलीय प्रत्याशी बीसी सेठ को हराया। 1971 का भी लोकसभा चुनाव आया और ये वही समय था जिसके बाद इमरजेंसी का हम जिक्र करते हैं। तो यहां से एक बार फिर उन्होंने मैदान में उतरी और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से राज नारायण को हराया लगभग 1,11,810 वोटों से, और राज नारायण ने ही उनको चैलेंज किया कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है और ये इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। जो उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने उस चुनाव याचिका पर फैसला देते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने रिजाइन करने से मना कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, और उसके बाद देश के अंदर आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी गई, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती है बार बार कि वो इमरजेंसी के दिन थे। तो रायबरेली की यह सीट
इमरजेंसी की वजह बनी, और वजह थी क्योंकि यहां पर धांधलेबाजी हुई थी, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया था राजनारायण की याचिका पर। यह वो रायबरेली की सीट है, यह है वो रायबरेली इमरजेंसी की वजह जिसके बारे में कहा जाता है और जिसको जड़ माना गया। तो 1977 तक की जो लहर है, जब हम जिसकी बात करते हैं कि जनता की जो लहर थी, तो रायबरेली की सीट के बारे में मेरे दोनों गेस्ट ने सुना होगा, तनवीर जो हमसे जुड़ चुके हैं और आलोक वत्स बीजेपी पार्टी से, दोनों हमसे जुड़े हुए हैं। तनवीर, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे इसके अंदर? जैसा भी मैंने जिक्र किया है, रायबरेली को इमरजेंसी की जड़ माना जाता है। जिस राजनारायण ने चुनौती दी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस चुनाव को अवैध घोषित किया था, और इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। 8वें सदस्य हैं सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार से। वैसे अरुण नेहरू ने चुनाव लड़ा, दीपा कौल ने भी यहां से चुनाव लड़ा, शीला कौल ने भी यहां से चुनाव लड़ा, गांधी परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं सब यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। संजय गांधी ने भी यहां से चुनाव लड़ा। तो अब राहुल गांधी 8वें सदस्य हैं, गांधी परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल पहला यही है, अमेठी की बजाय रायबरेली को चुना, और वो रायबरेली फिरोज खान गांधी से लेकर 1952 फिरोज खान गांधी से लेकर यहां तक का सफर रायबरेली का कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती होगी या फिर बहुत ही आसान होगा रायबरेली से चुनाव जीतना? तनवीर। 4 जून ये तय कर देगा कि बिल्कुल आसानी के साथ चुनाव भी जीतेंगे और देश इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहा है। और ये प्रश्न पूछा ही क्यों जा रहा है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी ये प्रश्न करें, क्योंकि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को जिसकी जहां से स्वेच्छा हो वहां से चुनाव लड़कर भारत के उच्च सदन में पहुंचकर भारत के भविष्य का निर्माण करे, ये उसका स्वेच्छा है। और किसी की स्वेच्छा, तनवीर मैं आपको क्लियर कर दूं यहां से, तनवीर आपको क्लियर कर दूं, किसी ने ये नहीं कहा कि चुनाव यहां से मत लड़ो, उन्होंने पूछा क्यों लड़ रहे हो। क्यों और मत लड़ने में दोनों में अंतर है, और मीडिया तो सवाल पूछेगा भैया क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि आप जो है वायनाड से चुनाव लड़ रहे हो, अमेठी से भी आप चुनाव लड़ चुके हो, आज आप रायबरेली से लड़ रहे हो। तो सियासी समीकरण को समझने के लिए पूछना पड़ेगा मीडिया को कि रायबरेली को क्यों चुना है। तो ये इस पे आप सवाल मत उठाइए, मीडिया के सवाल में सवाल मत उठाइए, सिर्फ क्लियर कीजिए कि आप जवाब सुनिए। बहुत सौभाग्यशाली होती है वो माँ जिसके घर में सुपूत जन्म लेते हैं, बहुत दुर्भाग्यशाली होती है वो माँ जिसके घर में सुपूत जन्म लेते हैं। जब माँ और बेटे दोनों की इज्जत गांव पर हो, सम्मान की बात हो, तो आप एक सपूत होने के नाते ये बताइए, आप अपने मान सम्मान की लड़ाई पहले लड़ेंगे या अपनी माँ के मान सम्मान की लड़ाई पहले लड़ेंगे? आप बताइए। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया, मैं आपका जवाब आ गया। प्रश्न किया है, अब सुनिए, क्योंकि राहुल गांधी जी एक सच्चे सपूत हैं और वो अपनी माँ की सीट पर लड़ना उन्होंने ज्यादा अच्छा समझा। वरना एक सपूत जो लाखों की सैलरी लेता हो भारत सरकार से, जिसको लाखों रुपया तनख्वाह मिलती हो, उसके बाद भी जब जरा सा बुरा वक्त आ जाए तो उस माँ को कोरोना काल में मात्र 4,000 रुपए के लिए दर दर भटकना पड़ता है और 90 साल की उम्र में एटीएम की लाइन में लगना पड़ता है। एक तरफ वो कुपूत लोग हैं, वो क्या जाने कि माँ का सम्मान क्या होता है, माँ की मान और मर्यादा क्या होती है। चलिए ठीक है, वो एक फिलोसफिकल नहीं, ठीक है, नहीं चुनावी मंच नहीं है ना, रायबरेली की बात करेंगे, ठीक है, हो गया, नहीं ठीक है तनवीर, हो गई बात, नहीं चुनावी मंच नहीं है, प्लीज डिबेट को डिरेल नहीं होने देंगे। आलोक वत्स, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है यहां से चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, और जैसे कि इतिहास है रायबरेली की सीट का, रायबरेली फिरोज खान गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, अभी जैसे कह रहे हैं तनवीर कि मां के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसा मैंने कहा 1971 में राजनारायण ने चैलेंज किया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव को जो है अवैध घोषित किया था, और यहीं से इमरजेंसी लगती है आपातकाल। तो रायबरेली की सीट को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है, और 8वें सदस्य के रूप में राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? 2 सवाल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रायबरेली अमेठी
कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और वहां के लोगों ने इन लोगों को, मैं समझता हूँ, 16 या 17 बार लोकसभा में भेजने का काम किया है। इंदिरा गांधी के समय से ये शुरू हुआ प्रक्रिया और ये लास्ट तक बरकरार रहा सोनिया गांधी के रूप में। देखिए, राहुल गांधी राजनीति में हफ्ते से उखड़ गए हैं, तो अब वो अपनी जमीन कहीं ना कहीं बनाने में लगे हुए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती थी उत्तर प्रदेश की, आज कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश की। वो समाजवादी पार्टी के रेमो कलम पर वहां चुनाव लड़ रही है, मात्र 17 सीटों पर। अमेठी में उनको डर सताया, जबकि अमेठी के लोगों ने, जैसा हमने देखा समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर, आपके और भी साथी चैनलों ने जो वहां की दृश्य दिखाई थी, वहां के लोगों की मंशा थी कि राहुल गांधी लौट के आए, लेकिन राहुल गांधी अंतोगत्था वहां नहीं गए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने 5 वर्ष के अंदर वहां जितने काम करा दिए हैं, वहां के लोगों को ये महसूस हो गया कि वाकई में ये काम कराने वाली महिला है और ये एमपी हमारी अच्छा एमपी हमने चुना है। तो इन चीजों को देखते हुए राहुल गांधी को लगा कि शायद मेरी जब दोबारा हार हो गई यहाँ से, तो नॉर्दर्न बेल्ट में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। माननीय सोनिया गांधी जी स्वास्थ्य कारणों से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आई और राज्यसभा में मनोनीत हो गई। और इस सीट पे राहुल गांधी ने सोचा कि ये तो परंपरागत सीट है, यहाँ पे तो मैं जीत ही जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के डेट में रायबरेली में वो सबसे प्रबल कंटेंडर हैं। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह के साथ योगी जी के कुशल कारनामे हैं, मोदी जी के जनता के कल्याणकारी कार्य हैं, जो एक बहुत बड़ा संबल है जी किसी भी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के लिए कि आपने किया क्या है, आप कर क्या रहे हैं, आप भविष्य में क्या करेंगे। आज कांग्रेस 26 बताते हैं लोग कि 26 लोगों के दल के साथ मिलकर चल रहे हैं। देश ने देखा है कि इन्होंने तो 6-7 मैनिफेस्टो देश के सामने रख दिया है। समाजवादी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो, आरजेडी का अपना मैनिफेस्टो, ममता बनर्जी का अपना मैनिफेस्टो, उद्धव ठाकरे का अपना मैनिफेस्टो, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो। तो जनता थोड़ी कंफ्यूज है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो इनमें से किसका मैनिफेस्टो लागू होगा हमारे लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। अब जिस तरीके की बात हो रही है कि ठीक है एक सेफ सीट है और वहां से वो आपने मान लिया कि सेफ सीट है और राहुल गांधी के लिए बहुत आसान रहेगा। और दूसरा सवाल ये था कि अपनी माँ, जैसे तनवीर कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये अपने माँ के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, सपूत हैं वो। तो कौन से मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने गए हैं राहुल गांधी रायबरेली भारतीय जनता पार्टी की नजर में? भारतीय जनता पार्टी की नजर में वो कोई मान सम्मान, उनका कौन सा मान सम्मान जुड़ा हुआ है? आप कहीं से एमपी होते हैं तो आपका मान सम्मान थोड़ी जुड़ जाता है वहां से। आप अपनी राजनीतिक जड़ें जो हिल गई है उसको जमाने के लिए वहां से गए हैं। वायनाड जाने की जरूरत क्या पड़ी? इसका कोई उत्तर है इनके पास? चलिए, वायनाड इसलिए गए कि वहां पर इनको सेफेस्ट सीट मिला। ठीक है, आज मैं ये बात मानता हूं आपके चैनल कि राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने से वहां के वो प्रबल दावेदार हैं,
लेकिन राह आसान नहीं है। नहीं, राह आसान क्यों नहीं है, थोड़ा ये बताइए। तनवीर को बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि राह आसान कैसे नहीं है। राह आसान इसलिए नहीं है कि जो हालत हो गई थी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस शासन में, बाद में सपा शासन में और बसपा शासन में, आज उससे लोगों को मुक्ति मिल गई है। कोई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या अन्य कोई इस टाइप का लोग वहां पर सिर उठा के खौफ का मंजर पैदा करने की शक्ति नहीं रखता है। चलिए ठीक है, अमन चैन है, ठीक है, एक सुरक्षित है। हाँ, एक अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश है, अमन चैन है। तनवीर, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह को भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह आप ही की पार्टी में थे कांग्रेस में, 2018 में जो है बीजेपी में चले गए, एमएलसी भी रह चुके हैं, और अब जो है एक बार तो पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी के खिलाफ। तो अभी ये जो एक लड़ाई है 2004 में जब रायबरेली गई सोनिया गांधी और वहां से चुनाव लड़ती आई हैं, तो पिछले यदि 3 चुनावों को देखें तो जो हार जीत का मार्जिन है ना, कम होता हुआ चला गया है। तो ये एक चिंता का विषय है शायद कांग्रेस पार्टी के लिए, इसीलिए वो राज्यसभा सांसद बनकर जो है राज्यसभा चली गई, और राहुल गांधी जो है उस परंपरागत सीट को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई कह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं जिस पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ जी, उसमें अगर कोई अपनी उम्र, बढ़ती उम्र के बाद उसको किसी मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला जाता, उसको आजमाने के नहीं बनाया जाता, उसकी नजरेज कर अपनी बात रखी जाती है। चाहे वो हमारे खड़गे जी हों, कोई उम्र का प्रभाव नहीं, वो मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाले जाएंगे। चाहे हमारी सोनिया जी हों, मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाल दी जाएंगी। चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, ये सब देश के निर्माण के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी की तानाशाही के खिलाफ ये चुनाव होने जा रहा है। जैसा कि चेहरे की बात करिए, एक तरफ हमारा वो देता है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सर उठाकर चल सकता है, और एक तरफ वो नेता है, वो नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के भूखंड पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, जो मणिपुर में पूरे प्रदेश में कैंडिडेट नहीं उतार सकते, जो मणिपुर में जाकर अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। ऐसे प्रधानमंत्री की तानाशाही के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है। जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये उसके खिलाफ चुनाव होने जा रहा है। और ये कह रहे थे यूपी में कुछ अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो है, हमारी किसी दूसरे घटक दल का कुछ मैनिफेस्टो है, तो ये इनके प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि सिर्फ अपने मन की बात संडे को सुनाने चले आए। ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं, उन अलग अलग लोगों की बात सुनकर जो लोग ने जिस क्षेत्र में अपनी बात रखी है, हमने वैसा वहां उस प्रदेश में बनाने का काम किया है। और जो सिर्फ अपने मन की बात कहता रहेगा, वो क्या जाने मणिपुर की मन की बात, वो जान सकता है क्या मणिपुर के मन की बात। चलिए ठीक है, हम फिर से नहीं, ठीक है, ठीक है, हम रायबरेली पर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, हर प्रदेश में घूमकर कोई बात नहीं, अलग अलग, ठीक है, नहीं हम इधर उधर नहीं जाएंगे तनवीर, नहीं तनवीर, हम इधर उधर नहीं कह सकते। जो उत्तर प्रदेश की समस्या वही महाराष्ट्र की होगी। हर प्रदेश की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, और अलग अलग समस्याओं से महिलाओं के सम्मान के लिए, बेरोजगार जो नौजवान को बना के छोड़ दिया गया है उसके सम्मान के लिए, जहाँ जैसी स्थिति है उसके हिसाब से वहाँ उसको शामिल किया गया है। क्योंकि हम अपने मन की बात नहीं करने आए हैं, हम देश के मन की बात समझकर उनके मन की अब सरकार चलाने जा रहे हैं। और 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। और डरा हुआ तो कोई और है, डरे हुए तो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि आपने आपके टीवी माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी कहते मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, फकीर झोला उठाकर चल दूंगा। तो झोला उठाकर एक डरा हुआ व्यक्ति चल सकता है। हम कांग्रेस हैं, हम वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस हैं जो कहता है मैं जब तक जीवित हूँ देश की सेवा करती रहूंगी, मेरे मरने के बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक मजबूती देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है तनवीर, ठीक है, हमारा फर्क है। ठीक है तनवीर, जिस तरीके से अभी बता रहे थे, बड़ा सेफ सीट कहा उन्होंने, आलोक वत्स ने, लेकिन ये कभी जो है सेफ सीट भी नहीं रही है
कांग्रेस के लिए। कमला नेहरू के जो भाई हैं, है ना, वो शीला कौल के पति थे। शीला कौल यहाँ से चुनाव लड़ी थी। शीला कौल यानी कि इंदिरा गांधी की मामी। जब उन्होंने अपनी बेटे विक्रम कौल को चुनाव लड़वाया 1996 में, तो जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त हो गई रायबरेली से। और उसके बाद दीपा कौल ने चुनाव लड़ा, उनकी वो भी जो है हार गई थी यहां से। और उसके बाद एक लंबा गैप आ गया रायबरेली की सीट पर, फिर संजय गांधी पहुंचे थे। तो ऐसी बात नहीं, यहां से हार का भी स्वाद चखा है गांधी परिवार ने। लेकिन जो दूसरे परिवार के लोग हैं, बाकी गांधी फैमिली कल अलग हो गई, जिसमें कमला नेहरू के, जैसे मैंने जिक्र किया, दीपा कौल, शीला कौल, विक्रम कौल, है ना, ये आपके परिवार से आते हैं। तो ये जो लड़ाई है रायबरेली की, जैसे अभी अमेठी के लिए उन्होंने तंज कस दिया कि स्मृति ईरानी इतना अच्छा काम करा चुकी हैं कि अब वहां से गांधी परिवार के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं है। छोड़ दी उन्होंने अमेठी तरीके से, जो कि आपकी परंपरागत सीट थी। ऐसे ही यदि यहां कोई उलटफेर हो गया, या दिनेश प्रताप सिंह जीत गए, या कोई ऐसा बीजेपी का नेता जीत गया, तो अगली बार यहां से भी चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। ये कहना चाह रहे हैं आलोक वत्स आपसे। तो अमेठी तो ले लिया हमने आपसे, अब रायबरेली की बारी है, बताइए। वत्स जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो आपके रायबरेली के कैंडिडेट हैं और जो आपकी स्मृति ईरानी हैं, इन दोनों में कौन मजबूत कैंडिडेट है आपकी नजर में? नहीं, हमारी नजर छोड़ दीजिए, आप बताइए आपकी नजर में कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। हम तो हार जीत की बात कर रहे हैं। जनता जनार्दन तय करती है कौन मजबूत है और कौन जो है कमजोर है, क्योंकि जनता के वोट से नेता बनता है, मीडिया नेता नहीं बनाती। हम तो सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं, और हमसे सवाल मत पूछिए। आप ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अगर अमेठी से हमने चुनाव न लड़ने के लिए मजबूर कर दिया स्मृति ईरानी के विकास कार्य की वजह से, ऐसे ही रायबरेली से भी कर देंगे यदि उलटफेर कर दिया तो हमने। बताइए। अमेठी में जो चुनाव स्मृति ईरानी की भाजपा करने जा रही है, तो अमेठी के लोग स्मृति ईरानी जी के चुटकुले और जोक सुन के इतना उनको समझ गए हैं कि हमारा एक आम कार्यकर्ता भी अमेठी में उनको हरा के घर बैठा देगा, क्योंकि उनके चुटकुले पे कि 13 रुपए में चीनी मिलेगी, 13 रुपए में चीनी मिलेगी। तो इससे बड़ा जोक आपने सुना था क्या? आलोक वत्स काउंटर कर सकते हैं ये चुटकुले जो स्मृति ईरानी के बारे में कह रहे हैं, काउंटर कर सकते हैं। 13 रुपए में अमेठी में चीनी मिलेगी, ऐसे चुटकुले सुनाने वालों क्या? हमारा एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी हरा कर उनको घर भेज देगा। मान लिया आपकी बात की उन्होंने चुटकुले 13 रुपए में चीनी मिल रही है अमेठी में। नहीं, एक मिनट, अब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, प्लीज मेरी भी बात सुनिए। 13 रुपए में चीनी मिल रही है। जो उन्होंने चुटकुले छोड़े, तो उस चुटकुले से ही डर के भाग गए आप जी। आपकी परंपरागत सीट थी, उनके चुटकुलों से ही भाग गए आप डर के। आते हिम्मतानगी थी तो हिम्मत थी तो आते मैदान में, टिकट लेके जाते। चुनाव लड़े, मोदी जी में हिम्मत थी तो वायनाड चले जाते। बहुत पहले क्लियर नामांकन हो गया कि वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या डर लग रहा है सर राहुल गांधी जी से, नरेंद्र मोदी जी को? ये कहना चाह रहे हैं आप? मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी जी अपने जहाँ मुझे पॉलिटिकल पैदाइश हुई है, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरी परंपरागत सीट है, लोगों ने मुझे नकार दिया, तो कभी इसका आत्ममंथन किया आपने कि क्यों अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को हरा दिया? कभी इसका आत्ममंथन किया आपने? ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है कि वो भारत के किसी कोने को अपना, किसी को पराया कहें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो व्यक्ति चला है, उसके लिए वही रायबरेली है, वही अमेठी है, वही श्रीरामपुर है, वही दिल्ली है, वही मध्य प्रदेश है, वही राजस्थान है। हमारे लिए कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब हम भारत माता को जय करते हैं, जब भारत माता की जयकारा लगाते हैं, तो किसी अमेठी और रायबरेली का ही खाली नहीं लगाते हैं। हम भारत के हर उस कोने का लगाते हैं और भारत के हर उस व्यक्ति का लगाते हैं जो भारत का हिस्सा है। हमारे लिए अमेठी जैसी है, वैसे ही रायबरेली है, और वैसे ही कश्मीर से कन्याकुमारी है। कोई कम या ज्यादा नहीं। ये भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार हो सकते हैं, ये भेदभाव नरेंद्र मोदी जी की संस्कृति और संस्कार हो सकते हैं। हमारे लिए सब एक बराबर है, पूरा भारत एक बराबर है। ये राहुल गांधी समता की बात करने वालों का तो विचारधारा है कि हमारे लिए कोई कम या ज्यादा नहीं है। आप कम या ज्यादा में भारत की भूखंड को नापते हैं, ये खास है, ये खास नहीं है।
ये अच्छा आपके लिए हो सकता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मणिपुर में अपना एक कैंडिडेट उतार पाते, इसलिए मणिपुर में उनको हिम्मत नहीं है कि अपना चेहरा जाकर दिखा सकते। आज नरेंद्र मोदी जी किस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज सबसे भ्रष्ट, सबसे बड़े बलात्कारी रेवन्ना, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेपिस्ट है, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। आपका गठबंधन किसके साथ है? वर्ल्ड के सबसे बड़े रेपिस्ट रेवन्ना के साथ है। आज आप सत्ता के लिए 35 दलों से गठबंधन करके बैठे हुए हैं और मोदी मोदी मोदी, अरे 37 दलों के साथ गठबंधन किया है। मजबूरी थी। आपके अमित शाह कहते थे कि बिहार के अंदर कभी नीतीश कुमार को साथ में नहीं लेंगे, और एक आपके वो मुलेठा बाबा जिन्होंने कहा मान सम्मान की बात है, ये पगड़ी तभी उतरेगी जब नीतीश बाबू को धूल चटा देंगे। आज वो नरेंद्र मोदी कहाँ हैं जो कहते थे नीतीश बाबू के डीएनए में ही कमी है, आज उनके साथ भी हाथ मिलाना पड़ गया। जिनके लिए कहते थे चक्की पीसिंग, आज नजीब बाबू के साथ भी गठबंधन करना पड़ गया। अरे सत्ता का ऐसा कौन सा प्रेम है मोदी जी जिसके लिए आप रेवन्ना के साथ गठबंधन करते हैं? वर्ल्ड के सबसे बड़े रेपिस्ट के साथ आपका गठबंधन है कि नहीं है? बता दीजिए रे, बताइए वक्त की। वर्ल्ड के सबसे बड़े रेपिस्ट के लिए मोदी की वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? बताइए वक्त की। वर्ल्ड के सबसे बड़े रेपिस्ट के साथ किसका गठबंधन है? जरा जवाब दीजिए। अरे रेल मोदी जी ने बेच दिया, सुन लीजिए तनवीर क्या कह रहे हैं आप। आपने जो सवाल पूछे उसका जवाब दे रहे हैं आलोक वत्स। शर्म नहीं आ रही है? वर्ल्ड के सबसे बड़े रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं। अब आप शांत हो जाइए, अब आप दूसरे की बात सुनिए। आप एक ही बात बता दीजिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए तो एक शब्द नहीं बोलने दूंगा आपको मैं। अरे महिला सम्मान से शांत कराओगे? मैंने कहा ना कोई नागरिकों को बोलने से सम्मान के खिलाफ है। तनवीर सुन तो लीजिए, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं लेंगे क्या? तनवीर अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब तो लीजिए ना। आप अपनी बात बोलिए तो चुप रहिए, उसके बाद मुझे बोलने दीजिए। शर्मा दीजिए। अरे तनवीर सवाल, अरे तनवीर सुन लीजिए और पॉलिटिकल मंच मत बनाइए। सवाल डिबेट है, सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब लीजिए, ठीक है? जवाब आपके पास जवाब दीजिए जी। सुनिए जी, बात सुन लीजिए। नीतीश कुमार अगर जंगल राज की स्थापना नहीं चाहते थे, सुन लीजिए भाई। अरे महिलाओं को जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई आपको शांत रहिए। हाँ, इनका माइक म्यूट कीजिए। चलिए बोलिए आलोक को जवाब दीजिए आप जी। वो राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते थे, जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, तो हमारे साथ आए वो, और कोई कारण नहीं था। और रही बात जेडीएस के रेवन्ना की, तो अगर उसने कोई गलत हरकत की है तो उसके पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है, तो उसके लिए वोट मांगने का सवाल कहां से उसका है? जो आदमी पार्टी से निष्कासित हो गया, जिस पर कार्रवाई हो रही है, जिस पर पुलिस का हंट चल रहा है, उसके लिए कब नरेंद्र जी वोट मांगने गए? झूठ क्यों बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ के? और तीसरी बात, उस पार्टी के साथ आपके में मर्यादा अगर कोई हेलो जेडीएस के साथ नाम गिराओ, वो सांसद जेडीएस का है, वो आप बीच में मत बोलिए। मैंने कहा ना, आप बीच में मत बोलिए। क्यों? आप जवाब दीजिए, वो जेडीएस का सांसद है कि नहीं है? जवाब मैं दूंगा, आप शांत रहिए। तनवीर सुन लीजिए, जवाब पूरा सुन लीजिए, कम से कम एटलीस्ट जवाब तो पूरा सुनिए ना। जब एक मिनट तनवीर जी, आपको डिबेट में बैठने की तमीज नहीं है। मैंने गलती की, आपके साथ डिबेट में बैठ गया। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तमीज आप अपनी बारी में बोलिए, आप दूसरे के बारी में नहीं बोल सकते हैं। करके भेजा जा रहा है, बारी में नहीं बोल सकते हैं। हम आपको तमीज सिखाते सत्ता में आएंगे। अब जनता ने पीसीआर मुझे कहना पड़ेगा, तनवीर जो है बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं, इस तरह से हमारा एयर टाइम भी वेस्ट हो रहा है। आप थोड़ा बोलने दीजिए, लोग सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, आपकी भी इमेज पब्लिक डोमेन में है। तनवीर सुन लीजिए ना जी। आलोक, मेरा ये कहना है जी कि जब उसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया तो एमपी कहां से रहा हो?
उस पार्टी का एमपी तो नहीं रहा वो, और इमीडिएट इफेक्ट से उसको निष्कासित किया है। तो मोदी जी वहां से वोट मांगने चले गए, झूठ फूस बोल रहे हैं। आज की देश में, आज की परिस्थिति में कांग्रेस सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, जीवित होने के लिए लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। हम तो 400 का चक्की लगाए हुए हैं और उसके पास पहुंचने की पूरी कवायद कर रहे हैं। आपको तो 44 से बढ़ के 60 हो जाना है, 70 हो जाना है, कि 44 से बढ़ के आप क्या 340 हो जाइएगा। और आपके जो ये 6 लीडर हैं, ये सब 2-2, 4-4, 5-5 सीट लेके ये देश चलाएंगे, ये देश में सरकार बनाएंगे। अरे भारत की जनता प्रबुद्ध जनता है, वो जानती है कि इन हाथों में भारत सुरक्षित है। किसने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में देश को खड़ा किया है, और किस तीसरे की तरफ मुखातिब किए हुए देश को। देश की जनता प्रबुद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसने खड़ा किया? कांग्रेस के जमाने में आप ही के राहुल गांधी के पिताजी कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूं तो वो बिहार पहुंचते पहुंचते 19 पैसे हो जाता है। मोदी की सरकार में अगर 1 रुपया हमने आम आदमी को भेजा है, 1 रुपया उसकी जेब में जाके गिरा है। ये है मोदी की गारंटी और मोदी का सुशासन। 10 वर्ष में एक स्कैम नहीं। आपके राज में 60 वर्ष में 3,82 अरब डॉलर का घोटाला किया कांग्रेस ने, विभिन्न घोटालों में। और आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, संस्कार की। अगर हमारी परंपरागत सीट थी रायबरेली, हमारी परंपरागत सीट थी अमेठी, तो हमें वहां जाकर लड़ना चाहिए था। वहां से नहीं लड़ने का मतलब है डर गए, नहीं गए। स्मृति ईरानी के किए गए कारनामों के सामने आप फीके पड़ गए, इसलिए आप वहां जाके लड़ने की हिम्मत नहीं किए। और आपकी मदर ने जो सीट छोड़ा, पूरा देश जानता है कि मेडिकल कारणों से वो वहां नहीं गई हैं, तो वहां पर आप अपनी पहचान बनाने गए हैं। अब मुझे पूरा यकीन है दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में भी आपको शिकस्त देकर लोकसभा पहुंचेंगे। बोलिए आपको जो बोलना है। ठीक है, दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे या हारेंगे या क्या करेंगे वो 4 जून को पता चलेगा। दिनेश प्रताप सिंह पूर्व एमएलसी हैं और 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल रायबरेली की सीट जो है एक वीवीआईपी सीट है, राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और एक गढ़ है रायबरेली गांधी परिवार का। पहली बार चुनाव जो है फिरोज खान गांधी ने सन 1952 में लड़ा था, तब रायबरेली के साथ प्रतापगढ़ भी शामिल था और 1957 में रायबरेली जो है पूरे अस्तित्व में आई है। तो 1967 में जो है इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा और 1971 में जो इमरजेंसी लगी देश के अंदर, उसको रायबरेली इसकी वजह मानी जाती है। 2 बार यहाँ से गांधी परिवार के लोग हारे हैं, जैसे एक विक्रम कौल जो कि गांधी परिवार से आते हैं, शीला कौल के बेटे थे। शीला कौल जो है मामी थी इंदिरा गांधी की। उसके बाद दीपा कौल, वो भी एक बार चुनाव यहाँ से हार चुकी, 2 लोग चुनाव हारे। बाद में फिर बीजेपी और जो है सपा के जो है वो आमने सामने रहे यहाँ पे चुनाव पर 1999 में। फिलहाल अरुण नेहरू भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी अरुण नेहरू ने, तो वो भी यहाँ से चुनाव लड़के जा चुके हैं। अब जब सोनिया गांधी ने ये यहाँ उतरी थी राजनीति, रायबरेली पहुंची थी, अमेठी से छोड़कर 2004 में अमेठी छोड़कर वो रायबरेली पहुंची थी। तो यहाँ से रायबरेली की सीट उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ी थी और उसके बाद ये रायबरेली से जब वो राज्यसभा चली गई सोनिया गांधी, तब राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ पर जो स्थिति है ये समझना पड़ेगा कि ये जो सोनिया गांधी ने बसपा के टिकट पर जो उतरे थे आरएस कुशवाहा के खिलाफ 3,72,165 वोटों से एक बड़ी जीत दर्ज की है। तो जबकि कभी ये वोटों का अंतर जो है 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख तक भी हुआ करता था। तो 2014 और 19 में भी कांग्रेस यहां से जीती है और वोटों का अंतर जो है कम होता चला गया है। तो इस बार जो 2014 में अजय अग्रवाल को उन्होंने हराया था 3,52,000 के आसपास वोटों से, और पिछला चुनाव 2019 में जहां से भी वोटों अंतर कम हो गया, चुनाव में सोनिया गांधी को 5,33,000 वोट मिले थे लगभग। तो ये वोटों का अंतर जो कम होता चला गया। इस बार दिनेश प्रताप सिंह सामने है, तो अब 3,52,000 3,33,000 ये वोटों का अंतर है जो कम होता चला जा रहा है। तो ये जितना ये वोट है जिस तरीके से, और जब दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे तब उस वक्त जो है
सिर्फ और सिर्फ 1,67,848 वोटों से सोनिया गांधी जीती हैं। यानी कि वोट का अंतर कम होता चला गया और ऐसे में राहुल गांधी के सामने रायबरेली को सीट को जीतने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो वोट परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे, कैसे जो है उस गढ़ को जो है कांग्रेस का गढ़ ही बना के रख पाते, एक चुनौती है। और चुनौती उन्होंने एक्सेप्ट की है और अमेठी छोड़कर रायबरेली को लेकर। तनवीर, ये चुनौती जो है काफी बड़ी चुनौती है क्योंकि 1,67,000 वोटों का अंतर रह गया। पिछली बार वोटों का अंतर काफी कम कर दिया था दिनेश प्रताप सिंह ने, तो और दोबारा फिर वही उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से। एक चुनौती तो है, बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए गठबंधन और कांग्रेस के लिए अब चुनौती नहीं है, कांग्रेस मोदी जी के लिए चुनौती बन गई है। इंडिया गठबंधन मोदी जी के लिए चुनौती बन गया है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा रह गई चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव जिताने के लिए क्या करना पड़ा। कहाँ चले गई मोदी जी की आन बान शान। दिल्ली में कहाँ चले गया मोदी जी का जादू। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कहाँ पहुंचा दिए। आज आप कर्नाटक में हारे, कर्नाटक में भी मोदी जी गए थे। हिमाचल में मोदी जी चिल्लाकर कह रहे थे कि ये मेरी कर्म भूमि है। मोदी जी को देवभूमि और कर्म भूमि पर भी कांग्रेस ने हरा दिया है। और आने वाला दिन 4 जून ये तय कर देगा, क्योंकि जनता जान चुकी है कि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो कहती थी कि देश की पाई पाई में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसलिए वो आरटीआई लेकर आई कि आप आरटीआई डालकर देश का हर नागरिक अपने हिसाब ले सकता है, लेकिन पीएम केयर फंड आरटीआई नहीं डाली जा सकती। क्यों? पीएम केयर फंड की आरटीआई क्यों नहीं पड़ सकती? पीएम केयर फंड में कहां से पैसा लिया, इस तरह की अभी भाई आप देंगे। मोदी जी रायबरेली पे बात करें कांग्रेस ने क्या किया, इसकी मोदी जी जब कोरोना आया तो मोदी जी ने कहा था कि मैं तो आपदा में भी अक्सर ढूंढ लेता हूँ, और देश की जनता आज समझ में आया कि मोदी जी आपदा में अक्सर कैसे ढूंढे। जब देश लाशों पर था, लाशों के ढेर पर था, तब मोदी जी कोरोना वैक्सीन से भी 500 करोड़ रुपए का चंदा ले लिए। ये कितनी शर्म की बात है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि जब देश में लाशों के चट्टे लग रहे हों और प्रधानमंत्री आपदा में अक्सर ढूंढकर 500 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल रहे हों उस वैक्सीन कंपनी से? अरे ऐसे में तो सहयोग करना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आई। वो कोरोना काल में जब देश लाशों पर दिख रहा है, कफन नहीं दिए जा रहे थे, उनको कफन नहीं नसीब हो पा रहे थे। फिलहाल समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जिस तरीके से अभी तनवीर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे थे, आलोक वत्स बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। रायबरेली को सीट को लेकर रायबरेली पर राहुल गांधी ने आज नामांकन भर दिया है और अमेठी की सीट पर किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस का एक परंपरागत सीट है या फिर यूं कहें कांग्रेस की गढ़ है, यानी फिरोज खान गांधी से लेकर 1952 फिरोज खान गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। राहुल गांधी 8वें सदस्य हैं परिवार के। वैसे गांधी परिवार से और भी लोगों ने चुनाव लड़ा है ऐसे, जैसे मैंने शीला कौल, दीपा कौल, विक्रम कौल का जिक्र किया, और अरुण नेहरू ने भी यहां से चुनाव लड़ा है। अब 4 जून को पता चलेगा वैसे क्या होने वाला है जब रिजल्ट आएंगे रायबरेली की सीट पर। रायबरेली की सीट पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ है और रायबरेली वही सीट है जिसे आपातकाल की जड़ माना जाता है या वजह माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।